जब हम पढ़े थे आर्यों के बारे में, नियोजन के बारे में, हाँ, कि आर्य कहाँ से आए थे, तो वहां पर देखे थे टर्की में घास भूमि थी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, और उसके बाद फिर मरुस्थल वाला क्षेत्र, और मरुस्थल अपना मुंह बड़ा कर रहा था, और मरुस्थल के आकार परिवर्धन के कारण आज तो बहुत कम बच्चे हैं, 12 बच्चे केवल, जिसमें एक मैं भी हूँ। लिंक की चक्कर है क्या इन लोग को, क्या है बताओ। लेकिन 4 लोग तो बीमार हैं, मैसेज आया है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि घास पर जो मरुस्थल की रेत है वो आकर के गिरती है, और फिर वो बढ़ती जाती है, दायरा अपना बढ़ाती जाती है। तो इस कारण से, दायरा बढ़ने के कारण से, ये धीरे 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 मरुस्थल खत्म होता जाता है, मतलब मुंह बड़ा करता जाता है अपना। और घास के ऊपर रेत कैसे आती होगी? हवा से, हवा से आती होगी, ठीक है, उड़ उड़ कर। तो इस तरह से ये घास भूमि सूखती चली गई, समाप्त होती चली गई। अच्छा, ये एक तरह से जलवायु परिवर्तन का कारण था। जलवायु परिवर्तन इतिहास पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, उसका ये द्योतक है। एक फिलॉसफी है डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद, जिसमें ये बताया गया है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आप करते हैं जबकि आप नहीं करते। वो नेचर आपसे करवाती है, ऐसी स्थिति, ऐसा हालात पैदा करती है कि आपको वो करना पड़ता है। हाँ? तो हालात प्रकृति पैदा करती है, और उसके बाद क्या दिमाग में आएगा तुम्हारे, वो पहले से फीड है, वो पक्का है कि तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा। यानी ऑटोमेशन पे है सब, है ना, सब ऑटोमेशन पे। और प्रकृति की घटनाएं इतिहास बदल देती हैं, सामाजिक ढांचा बदल देती हैं, और उसका उदाहरण हम एक बार पहले भी दे चुके हैं, जब वहां पर ईरान की घास सूखी, और यहाँ पर भी क्या कहते हैं, देखेंगे जैसे यहाँ पर भी घास सूखी। यहाँ पर पाई जाती थी कुषाणों, कुषाण को बाद में कहलाइए, म्यूट करो। ये कुषाण जो है बाद में कहलाए, पहले इनको कहते थे टोकैरियन। बहुत इंपॉर्टेंट, टोकैरियन, टोकैरियन जनजाति, ट्राइब, जो कि इधर रहने वाली जो प्रमुख जनजाति थी, विशाल, यूची,
यूची जनजाति, यूची जनजाति की 5 उप जनजातियां, जिनमें से एक थी टोकैरियन, चरवाहे थे ये सब। नोमैडिक ट्राइब्स, बंजारा, है ना, बस जानवर लिए एक जगह दूसरी जगह टहलते रहते थे, न घर न घाट। जहां गए वहां पर क्या कहते हैं, तंबू ताना, भैंसों को छोड़ दिया, भैंसे चर रही हैं अपना, है ना, जानवर। और उसके बाद अपना गए शिकार करके आए, सियार उवार मार करके खाए, और फिर कुछ दिन वहां रहे, निकल लिए, फिर वहां से आगे बढ़ गए। ठीक है। और आगे फिर क्या होता है, ये सबसे पूर्वी लोग थे जो यहाँ पर भारत में शासन किए, जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने में समर्थ थे। ठीक, ये बात है। टोकैरियन लैंग्वेज, इनकी भाषा का नाम भी टोकैरियन था। टोकैरियन जो भाषा बोले वो टोकैरियन। ठीक। फिर क्या था कि जब घास सूख गई तो ये लोग करेंगे क्या, क्या करेंगे बताओ। इनका एक व्यवसाय तो खत्म हो गया, तो अगर तुम लोग होते तो क्या करते, कोई दूसरा व्यवसाय सोचते। तो इन्होंने दूसरा व्यवसाय सोचा, इन्होंने करतब दिखाना शुरू कर दिया, सर्कस दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है। अब ये सर्कस दिखा रहे थे राज्य में जाकर के, तरह तरह का जादू तंत्र मंत्र ऐसा कुछ होता है, जैसे लोग कभी कभी आ जाते हैं क्षेत्र में, फिर पेट के बल दिखाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, बांस के ऊपर चढ़ के टक्कर दिखाएंगे। तो उस समय राज्य में चोरियां भी बढ़ गई, क्योंकि बेरोजगार थे तो चोरी वोरी भी करेंगे। दिन में करतब दिखाते थे और रात में भी करतब दिखाते थे, है ना। दिन में बांस के ऊपर चढ़ के गोल गोल घूमते थे, और पता चल जाता था किसके घर में का है। खूब ऊपर ऊंचा बांस होता है, गाड़ दिए और उसके ऊपर चढ़ गए एकदम, मान लो रस्से पर, तो वहां से सब देखा जा सकता है किसके घर में किसके आंगन में क्या है ना, और कैसे कैसे कूदा जा सकता है। और रात में वही बांस लगा करके फलांग मार दिया, दूसरे घर में चोरी डकैती। अब ये नहीं कहा जा सकता कि यही करते थे, लेकिन चोरियां बढ़ गई थी उस समय। और राजा के पास कंप्लेन आई कि ये कुछ लोग हैं जो तलहटी से, जो मतलब कि वहां घाटी वाले क्षेत्र से ये प्रवेश कर चुके हैं, घाटी वाले क्षेत्र से आए हैं कुछ लोग, और जब से आए हैं तब से बहुत दिक्कत हो रही राज्य में, बहुत चोरियां बढ़ गई हैं। तो इनको जो है आदेश दे दिया कि तुम यहाँ अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, भाग जाओ, तुमको देश निकाला गया था, तुम जहां से आए हो वहीं जाओ और इधर नहीं आओगे। अब इधर क्या करेंगे भाई, इधर तो सब पूरा टकला मकान मुंह फैला करके बड़ा हो चुका है, खत्म मामला। अब क्या करेगा। अब इनकी हालत कैसी हो गई देखो भाई, इधर मरुस्थल, इधर दुर्दांत पहाड़, दुनिया का सबसे ऊंचा, जहां बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है, कहाँ जाएगा। और इस साइड में ये तो तिब्बत का पठार है, हिमालय है, ये पूरा ऊंच 5,500 मीटर, तो खुद ही तिब्बत का पठार ही ऊंचा है। और उधर राज्य है जहां पर कुछ इनका व्यवसाय चल रहा था, लेकिन उनको वहां देश निकाला दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में क्यों राहुल भैया, तुम होते क्या करते।
सर क्या करते भाई? एक तरफ ऊंचा पहाड़, एक तरफ ऊंचा पठार हिमानियों से भरा हुआ, है ना। अभिषेक होते तो हिमानी वाला ही रास्ता चूज करते। वही इधर रास्ता सबसे अच्छा था सर। तुम भी हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, वही रास्ता सबसे अच्छा था फिर। नहीं सर, हिमानी वाले पर जाओगे तो खतरा है बहुत खतरा है। जी। एक सबसे बहुत बड़ी खतरा ठंड, है, हम देखे हैं। ठंड ठंड में हो गए या ऊपर से कोई सड़क गई तो रगड़ मार के आपको, रगड़ क्या मतलब दवाई देगी नीचे। है कि नहीं अभिषेक? है? दवा देगी कि दवा ही देगी? अरे दवा देगी, दवा दवा मतलब फ्रेश हमका दवाई देगी। तब दवा तब है। जाओगे उसमें। अब जाओगे उसी में, अच्छा, इस जाओगे, है ना। तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है, जाएंगे उधर से ही। हाँ, वहां पर रुकने का निर्णय लिए कि राजा के निर्णय गलत है और हम इनसे बदला लेंगे। तो वो थोड़ा खूंखार प्रवृत्ति के हुए और उन्होंने ऐसे कुनबे ज्वाइन कर लिए जहाँ पर मार्शल आर्ट वगैरह सिखाते हैं। और राजा का जो है घुस घुस के राजा, क्योंकि राजा ने इनको मारने का आदेश दिया था, इनको मार के भगा दो यहाँ से, है ना। तो ये लोग राजा को भी मारना शुरू कर दिए। और ये निंजास कहलाए, निंजास, निंजा भी सुने होंगे। मार्शल आर्टिस्ट होते थे बड़े पैमाने पर और गुड मॉर्निंग तगड़े सर। तगड़े, इनकी अपना कबीला अपना बना कर रखे थे जगह जगह पर, और वहां जाते थे, उनको मारते थे राजाओं को और उनके परिवार। निंजा जैसन गेम भी आता है। तो इस तरह का होता ना, जैसे कि हमने बताया था कि जब कहीं पर अतिक्रमण होता है तो वहां पर एक जनजाति, एक मतलब कुछ लोग होते हैं जो नक्सली बन जाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं वहां से माइग्रेट करके भाग जाते हैं, जो सीधे लोग होते हैं माइग्रेट करके भाग जाते हैं। क्या लोग जो चालाक है, राजस पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। राजस पंगा नहीं लेना चाहिए। जिसके पास शासन सत्ता हो उससे पंगा नहीं, शांति से चुपचाप निकल लो, वही ठीक है। नहीं तो कूट दिए जाओगे। राजा ने इनको ढूंढवा ढूंढवा के मरवा डाला, निंजा उंजा खत्म हो गए सब, ठीक। लेकिन जिन्होंने ये दुर्दांत दुष्कर हिमानी वाला मार्ग पकड़ा था, है ना, वो जो है पार करके किसी तरह से हिंदू कुश पर्वतमालाओं के पास आकर के फंस गए। धीरे 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 इनकी जनसंख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और फिर इन्होंने शकों को पराजित कर दिया। उन्हें बताया था ना कि ऊपर के शक शासक पुष्पुरा और गांधार, अफगानिस्तान और गांधार तक्षशिला वाले शकों को इन्होंने पराजित करके उनका राजतंत्र अपने हाथ में ले लिया। अब यहां से शुरू होती है इनकी जर्नी, ठीक है। सर वो हिमानियों से सभी सेफ निकल गए थे या कुछ मर भी गए थे उधर दब के? मर गए थे बहुत सारे, बहुत कम बचे थे, बहुत सारे उसी में पिस गए। लेकिन यह है कि जो बहादुर होता है वो बच जाएगा, है ना। आखिरकार हिमानी पर विजय प्राप्त करी। हाँ, विजय प्राप्त कर लिया। और तभी तो यहाँ पर अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक। वाह भाई वाह। हाँ, यहाँ पर राज्याभिषेक कभी हो पाया, हाँ। तो अभी धीरे 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 ये फैलते चले गए, हराते चले गए, फैलते चले गए, हराते चले गए, और पूरा नीचे तक आ गए।
उत्तर भारत में पूरा शासन कर लिया, इनका राजतंत्र एक लंबा और दीर्घ राजतंत्र की स्थापना कर दिया। अगर ये घास नहीं सूखी होती और इन्होंने इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया होता हिमालय को पार करने का, तो आज भी ये भैया लोग क्या होते, वहीं पर भैंसी चरा रहे होते आज तक, है ना। अगर ये घास नहीं सूखी होती, विपरीत परिस्थिति लाइफ में नहीं आई होती, प्रकृति ने चैलेंज नहीं दिया होता, तो आज भी ये कुषाणों, जैसे कुषाण जनजाति है, इतना बड़ा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। सोचो, ये भी पूछा गया प्रश्न है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कौन चलाया? कुषाण। और बहुत चीजें लेकर के भारत आए थे, अभी इस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना महान जो कार्य इन्होंने किया, ये क्यों कर पाए? राजा बने, महाराज, सम्राट। नहीं तो ये क्या करते रहते, यहीं पर भैंस चराते रहते और कोई काम इनके पास नहीं रहता। यानी कि जब प्रकृति आपदा लाती है तो वो आपको तपाती है ना। जब आपके साथ जीवन में असफलताओं और दुखों का सैलाब उमड़ता है तो आप बिल्कुल इतना जानिए कि वो क्षणिक है और प्रकृति आपको तपा रही है। जब तपा देगी तो खरा सोना बन करके निकलोगे, तो वहां परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। सहर्ष उस दुख को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। उसमें सामंजस्य प्रकृति के साथ में बना करके रखना चाहिए और फिर आपको उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो शकों को मार करके कुषाणों ने अपना शासन तंत्र स्थापित किया और कुषाण डायनेस्टी की स्थापना हो गई 30 AD। किसने किया? अब बात आती है किसने किया। पहला शासक कुजुल कैडफिसेस ये पहले यूची जनजाति के थे जिन्होंने हिंदुकुश पर्वतमाला को पार करके आकर के सफलता प्राप्त किया और यहाँ पर इन्होंने डायनेस्टी की स्थापना किया। Lay down the foundation stone of the foundation stone of the कुषाण डायनेस्टी। इन्होंने एक नया धर्म चलाया जो कि मिक्सअप था। यहाँ की सभ्यता के साथ मिक्सअप होने की कोशिश किया, क्योंकि ये जहाँ से आए थे वह बौद्ध सभ्यता वाला क्षेत्र था। लेकिन यहाँ पर इनको राज करना है, तो यहाँ की जो जनता है, मतलब कि जो जिनको मानते हैं है ना, उनके साथ भी तारतम्य स्थापित करना पड़ेगा। यानी कि वहाँ की सभ्यता को भी अपनाना पड़ेगा। जब तक आप कहीं की सभ्यता को नहीं अपनाते हैं तब तक आप वहाँ पर, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, जरूरी है। तो सैविज्म यहाँ पर चलता था। सैविज्म इधर पूरा शैव संप्रदाय का बहुत तगड़ा जमावड़ा था, यहीं तक नहीं अरब तक था, ठीक है, अरब तक था। इसके इतिहास में जाएंगे तो आपको बहुत सारे सोर्स पता चलेंगे। शैविज्म और बौद्धिज्म ऐसा धर्म जिसने निकाला, एक नए धर्म की स्थापना किया, सेकुलर,
and this religion was the combination of Buddhism and Saivism. देखिए, अभी मुस्लिम संप्रदाय उत्पन्न ही नहीं हुआ, केवल 3 ही धर्म चल रहे हैं। अभी 600 वर्ष और लगेंगे इस्लाम के उद्भव में। 30 एडी चल रहा है अभी, ठीक है। 30 एडी से 80 एडी बुद्धिज्म प्लस सैविज्म दोनों के एलिमेंट मिला करके इन्होंने एक नया धर्म बनाया, जिसे कहा गया सच धर्म ईडा, मतलब वास्तविक धर्म। इसका मतलब होता है वास्तविक धर्म का मार्ग, या धर्म थीरा भी अगर लिखा हो तब भी, लेकिन पूरा है सच धर्म थीरा, मिक्सिंग ऑफ सैविज्म एंड बौद्धिज्म। दोनों के एलिमेंट थे, और अगर इसको अडॉप्ट करते हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि शैव रहोगे कि बौद्ध रहोगे, क्योंकि आने वाले समय में टकराव होता बौद्ध धर्म और शैविज्म में, दो धर्म के बीच में टकराव होने की स्थिति बन रही थी। तो उस दशा में कोई ऐसा धर्म निकाल लो जो सेकुलर हो और सभी उसको अडॉप्ट करने लगे, और हमको कोई ये भी ना कहे कि देखो ये तो बौद्ध है, या कोई कहे अरे तो राजा तो शैव है। राजा कहेगा भैया हम सच धर्म थीरा वाले आदमी हैं। राजनीति देखो इनकी, है कि नहीं। जैसे मान लो अगर ये शैव संप्रदाय अपना लेते तो इनके ही कुनबे के लोग इनका विरोध करते, है ना, कि देखो यहाँ आया चापलूसी में शैव बन गया, अपना धर्म त्याग दिया। और अगर बौद्ध ही बने रहते तो यहाँ के लोग इनको जीने ना देते, कहते देखो ये जो है उस धर्म को बढ़ावा दे रहा है, उनसे ये गलत। तो सबसे बढ़िया मार्ग इसने खोज निकाला, है ना, कि हम तो सच धर्म थीरा वाले हैं भैया, चाहे बौद्ध हो चाहे शैव हो, दोनों ही हैं। अब मामला खत्म। और यह कॉन्सेप्ट एक शासक ने जो है चुराया कुषाणों का, मध्यकाल अकबर उसने भी एक नया धर्म चलाया, सेकुलर, दीन इलाही, मिक्सिंग करके, खिचड़ी बना करके। दीन इलाही धर्म सर ना, दीन इलाही, दीन इलाही धर्म चलाया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इनके बाद जो है आते हैं इनके पुत्र विमतक्तु, शासक बनते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हेलो सर, जैसा कि आपने बताया कि कुषाणों ने अधिक सोने के सिक्के चलाए थे, तो कुजुल ने तांबे के सिक्के भी तो चलवाए थे सर। बहुत सिक्के चलवाए थे, केवल यही नहीं। अभी आगे सिक्कों की बात आगे करेंगे, ठीक है। तांबे के सिक्के चलाए थे, है ना, उसके चांदी के साथ तांबे को मिक्स करके सिक्के चलाए थे, है ना, और भी सिक्के चलाए थे। सिक्कों की बात करेंगे अभी हम लोग, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे ये पूछा गया, विमतक्तु।
इनका दूसरा नाम था सडस्कान। स्ट्रांग स्पाई डिपार्टमेंट के कारण इनको कहते थे सडस्कान। इसका कान बहुत तेज है, 16 कान। सडस मतलब क्या होता है? 16 ही होता है ना, सोडस। ये कुजुल कैटफिशेस के पुत्र थे। हाँ? और इनका दूसरा नाम मतलब इनका जो उत्तराधिकारी था बीमा कैटफिशिस था। टट्टू हटा कर एक कैटफिशिस लगा दो बस, ठीक है। इसने राज्य का विस्तरण किया, बस इसके लिए जाना जाता है। इसने क्या किया? अगल बगल के शासकों को पराजित करके राज्य को विस्तृत किया। राज्य विस्तरण के लिए जाना जाता है। 80 से 95 एडी तक इसने शासन किया। बाकी इनके बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगले आते हैं बीमा कैटफिशिस। बीमा कैटफिशिस 95 से 127 एडी शासन किया था। इनके बारे में विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, रबातक अभिलेख, जो कि बैक्टीरियन भाषा, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया कंट्री, बैक्टीरियन लैंग्वेज और ग्रीक स्क्रिप्ट। लैंग्वेज बैक्टीरियन, स्क्रिप्ट ग्रीक में लिखा गया है। अफगानिस्तान में है रबतक, ठीक है। तो ये रबतक अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था 1993, जिसमें इनका वर्णन मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि बीमा कैटफिशिस बीमा तख्तू का पुत्र तथा कनिष्क का पिता था, जिसने शासन किया था। और इनकी डेट शासन की भी वहां पर इंफॉर्मेशन पता चलती है, ठीक है। ये जाना जाता है बीमा कैटफिशिस जाना जाता है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाने के लिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। फिर क्या डेट बताई थी कोई अभी? हम्म? डेट बताई थी कोई भी आपने? ये 95 से 27 अच्छा अच्छा, एडी। ठीक। गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन सबसे बड़े पैमाने पर इसने बीमा कैटफिशिस ने चलाया, ठीक है। और ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, लेकिन ये थोड़ा सा मिलावटी होते थे। इसमें चांदी और तांबा भी मिक्स होता था। चांदी एवं तांबा की इम्प्योरिटी इसमें मिक्स होती थी इस सोने के सिक्के। लेकिन तब भी पहली बार सोने का सिक्का कोई चला रहा है तो ये धन वैभव को दिखाता है कि कितना अमीर है कुषाण एम्पायर। ये चरवाहे देखो आज सोने के सिक्के चला रहे हैं। अच्छा, ये जो है व्यापारिक कार्य करने के लिए सिल्क रूट का प्रयोग करते थे, ठीक है। रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे। एलेक्जेंड्रिया, रोम और चाइना से व्यापार करने के लिए सिल्क रूट का प्रयोग करते थे। इसके बाद आते हैं महान शासक, सबसे महान शासक इस वंश का कनिष्क।
इस डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क। इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग, कनिष्क के बारे में। इसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी अपॉइंट की एक विशाल सेना, और इसने प्रतिशोध लेना चाहा चाइना से, क्योंकि उसको वहां से भगाया गया था। इसकी मुख्य राजधानी क्या थी पूछा जाता है। कैपिटल पुरुष पुरा, जिसे मॉडर्न पेशावर कहा जाता है, ठीक है। और इसने रीजनल कैपिटल भी बना रखी थी, क्षेत्रीय राजधानी, जैसे भारत की एक राजधानी और राज्यों की अलग राजधानी, तो वैसे ही इसने और भी राजधानियां, क्षेत्रीय राजधानियां बना रखे थे, जैसे तक्षशिला, बेगराम। तक्षशिला कहाँ? पाकिस्तान में। बेगराम ये अफगानिस्तान में। मथुरा, इन सब जगहों पर शकों का रूल था ना, सब जगह से मार भगा दिया था। मथुरा, ये बेगराम अफगानिस्तान में राजधानी थी, तक्षशिला पाकिस्तान की रीजनल राजधानी थी, गांधार वाले सेक्शन की, और मथुरा ये आपके उत्तर भारत में आकर के देखा जाए तो यहाँ की राजधानी थी भारत में। मॉडर्न तो देखा, पहले तो पाकिस्तान वगैरह तो था ही नहीं, लेकिन अभी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीन अलग देशों में ये तीन क्षेत्रीय राजधानियां देखने को मिलती है, लेकिन इसकी मेन कैपिटल पेशावर में, पाकिस्तान में पुरुषपुरा थी। ये माना जाता है कि इसके बारे में थोड़ा डिस्प्यूट है, विभेद है कि शक संवत जो है इसने चलाया था, कनिष्क। लेकिन कनिष्क शकों का, इसलिए कि जब शकों का उसने दमन किया तब से वो स्वतंत्र राज्य कर रहा है। जब उसने शकों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया तब से वो स्वतंत्र रूप से राज्य कर रहा है। और कितना साल तब से हो गया उसको जो है आजादी मिले, इसको रिप्रेजेंट करता है शक संवत। लेकिन इस मामले को लेकर के डिस्प्यूट है। शक काल और नृपकाल शकों ने ही चलाया होगा, जो पिछली क्लास में पढ़े थे वही ज्यादा सही है। हालांकि इस बात में डिस्प्यूट। कनिष्क के शासनकाल में राजतंत्र उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, क्या हो जाता है मेरे कैमरे को, किर्गिस्तान तक फैला हुआ था। ऊपर साइड में सोचो कितना लंबा राजतंत्र इसने फैला रखा है। और नीचे साइड में ये पूरा मथुरा तक आ गया था, और इधर कश्मीर भी उसी रीजन, इसका मतलब कश्मीर वगैरह सब, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर धीरे धीरे मथुरा तक पहुंच गया है ना। और फिर ये धीरे धीरे मगध की तरफ बढ़ा, बिहार, मगध तक फैल गया। बड़ा सा राजतंत्र की स्थापना हो गई, विशाल साम्राज्य। इतने कम समय में इतना बड़ा साम्राज्य की स्थापना इन विदेशी आक्रमणकारियों ने कर लिया। विदेशी कहेंगे चाइनीज, चाइनीज तो विदेशी है। स्थिर होकर के उन्होंने किया। बाकी तो हूण वगैरह अटैक मारते थे, हूण लूट के भाग जाते थे।
मंगोल भी आते थे, भाग जाते थे मारपीट लूट करके, लेकिन आके टिके। हाँ, अब यहाँ पर जब मगध पर इसने विजय प्राप्त किया था, है ना, तो पाटलिपुत्र एवं साकेत को इसने अपने कब्जे में ले लिया। साकेत मतलब अयोध्या वाला पार्ट, पाटलिपुत्र मतलब मगध पर भी कब्जा पा गया। और वहां से अश्वघोष नाम के एक बौद्ध भिक्षु को मगध से पुरुषपुरा यानी पाटलिपुत्र से पुरुषपुरा लेकर के आया अपनी राजधानी। ठीक है, अश्वघोष को पाटलिपुत्र से पुरुषपुरा लेकर के आ गया। तो इसका दिखाता है कि साहित्य में भी और धर्म में अभिरुचि। अगला, इसने बदला लेने के लिए अटैक मारा चाइना के सम्राट के ऊपर, क्योंकि इसको अपना इतिहास पता था कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। अब वक्त आ गया है कि इनसे बदला लेंगे। तो अब इसने अटैक मार दिया। उस समय राजवंश चल रहा था हान, ठीक है, हान डायनेस्टी। अच्छा, इनको निकाला किसने था, कौन से किंग ने? जियांगनू। हान डायनेस्टी के जियांगनू, सम्राट जियांगनू ने इनको देश निकाला दिया था। और ये माना जाता है कि ये भी डिस्प्यूटेड है, ये भी बात, कि ये लोग इन्वेट करते थे, बार बार कोशिश करते थे, तो इन्हीं लोगों को रोकने के लिए चीन की दीवार बनाई गई कि जब ये अटैकर इधर को आए तो या चोर लोग, तो इनको हम जो है ऊपर से ही घोड़ा भेज करके इनको मरवा देंगे। घोड़े दौड़ सकते हैं। अच्छा, चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार कहाँ पर है? राजस्थान में सर। राजस्थान में कुंभलगढ़ की ना? यस सर। बहुत लंबी है, 10 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं अगल बगल में, और पूरी सेना इस तरह से आगे दौड़ते हुए जा सकती है। तो हान डायनेस्टी पर इसने ये जियांगनू तो थे तब जो भगाया था जब शुरू में। हाँ, अभी सम्राट हैं किंग हान डायनेस्टी के, सम्राट हान होती तात्कालिक राजा थे जिनसे इसका टकराव हुआ था। ठीक है, और उसमें कनिष्क हार गए पहले अटेम्प्ट में। हाँ जी गजेंद्र जी, बिल्कुल। पहले अटेम्प्ट में कनिष्क हार गए, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने किंग हान होती को पराजित करके अपना प्रतिशोध ले लिया सेकंड अटेम्प्ट में। और फिर खोतान, यारकंद इत्यादि के शासकों को भी इन्होंने पराजित किया। ठीक है, पूरा उधर भी अपना राजतंत्र फैला दिया, वहां के राजाओं को खदेड़ दिया। कश्मीर नगर की स्थापना कनिष्क ने ही किया था। कश्मीर नाम से भी लग रहा है कि स्थापना कनिष्क ने किया था। अगली बात आती है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना,
और इसने क्या करवाया था? चतुर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा भी चुका हूं बौद्धिज्म वाले लेक्चर में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। कब करवाया था भाई? 78 एडी में, कुंडलवन कश्मीर। और इनको पकड़ के लेके गया ही था। चलो बैठो काउंसिल में तुम भी, है ना, इनको बैठा दिया था। लेकिन ये अशोक घोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। हाँ, वसुमित्र। लेकिन सर ये वसुमित्र था। 80 के आसपास हुई है, सन 80 के आसपास, और ये राज्याभिषेक इसका 127 में हुआ है। ये तब थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, यही यही सब मामले। तो उस हिसाब से इसका जो 78 इसने जो दिया है, तो ये इस बच्चों को ज्यादा बल मिल रहा है कि 78 ईस्वी में इसने शकों को पूरी तरह से परास्त करके उनके स्थान पर अपना राज्याभिषेक किया, मतलब पूरा शासन तंत्र संभाला, तभी उसने 78 लिखना शुरू किया होगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि डेट का तो प्रॉब्लम होता है, डिस्प्यूटेड है मामला। जी। हम्म। क्योंकि अगर इसका कोरोनेशन डेट देखेंगे तो उसके हिसाब से तो बौद्धिस्ट काउंसिल की डेट गड़बड़ा जा रही है। जी। सर अच्छा, पीरियड इस, कैसे क्या रहेगा हाँ, सर? पीरियड इसका शासन काल सर। शासन काल तो उन्हीं वशिष्ठ के बाद आएगा। 127 तक किए थे वो, है ना, तो 127 से आएगा, लेकिन डिस्प्यूटेड है, क्योंकि जो डेट बुद्धिस्ट काउंसिल की आ रही है उसके हिसाब से सेंसेस देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से सही सिस्टम नहीं बैठ रहा है। शक कैलेंडर के हिसाब से सिस्टम सही नहीं बैठ रहा है, जिसमें बताया कि शकों को खत्म कर दिया, स्वतंत्र राज्य क्षेत्र की स्थापना करवा दी, बड़ा सा। चतुर्थ बौद्ध कौन संगीत श्रीलंका में भी हुई थी। वत्तगामिनी अव्यय ने अलोक लेन कंपनी में करवाया था, जैनों को मरवा डाला था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या था? बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान में टूट गया था। ये सब बौद्ध वाले लेक्चर में आप लोग सुन लेना, उसमें हमने सब डिटेल में बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ाया है। ये काम्पर के सीड का प्रयोग करता था अभिलेखों के लिए, ताम्र पत्रों का। ठीक है, बौद्ध बौद्ध जो दर्शन है उनको ये तांबे के पत्रों पर उकेरवाता था और उन्हें जड़वा देता था पहाड़ियों पर और इधर उधर। ये इसकी एक खास बात थी। कॉपर सीट पे बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध जैसे सुत्त पिटक और विनय पिटक के सिद्धांतों को छपवाता था, उकेरवाता था। या ये भी वैभव दिखाई देता, लोग पत्थर पे लिखवाते थे, ये तांबे की चादर पर लिखवाता था।
अच्छा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक जो अभिधम्म महाविशास नाम का ग्रंथ है वो भी इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही लिखा गया। अभिधम्म महाविशास। ठीक, इसके पास कई सारे स्कॉलर्स थे जिसको इसने पैट्रनाइज किया था, संरक्षण प्रदान किया था। तो ये भी पूछे जाते हैं कौन कौन थे। पार्थ, निशी, ये कौन थे पार्थ? मथार। इनमें जो मथार थे ये जादूगर थे शायद, है ना। चारक, सुश्रुत, ये वैद्य थे। चरक ने चरक संहिता लिखा था, सुश्रुत ने पहली सर्जरी किया था। ये सब तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट थे। नागार्जुन ने थियरी ऑफ नलनेस ठीक दिया था। थियरी ऑफ नलनेस, शून्यता का सिद्धांत। और बाकी के लोग बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध संगीत में भी रहते। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कनिष्क के राज के बारे में। यहाँ से खत्म हुआ ये कनिष्क का मामला। अब हम लोग आते हैं कि कनिष्क के बाद कौन शासन किया, उनको देखते हैं। कौन आएगा कनिष्क के बाद? इनका बेटा। कनिष्क के बाद वशिष्ठ। ठीक है, इसके कई नाम मिलते हैं पुराणों और ग्रंथों में। वश, कुषाण, वजेस्क, जुस्क। भिन्न भिन्न ग्रंथों में मिलता है। और जुस्क नाम इससे पता चलता है क्योंकि इसने जुस्कपुरा की स्थापना किया। जुस्कपुरा की स्थापना की। इसके अलावा इनके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कनिष्क द्वितीय। ये वशिष्ठ का बेटा था। वशिष्ठ का बेटा था, कनिष्क का सेकंड। बताइए रितुल जी इनके बारे में।
ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? कनिष्क सेकंड ने शायद कनिष्क जो इन्होंने जो शैव संप्रदाय को अपनाया था शायद। 225 से 245 एडी माना जाता है, ये भी कुछ कन्फर्म नहीं है। ठीक है, इनके बारे में सिक्कों से और कुछ चीज़ों से इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। ये भगवान शिव के मतलब शैविज्म के अनुयायी थे और इसने भगवान शिव के और मतलब भगवान शिव के त्रिशूलधारी चित्र वाले सिक्के चलाए थे। भगवान शंकर के लिंग रूप में नहीं, शरीर रूप में जो इमेज के बैठे हैं कैलाश पे संसी लिए हुए, कभी बैल के साथ खड़े हैं, इस तरह के सिक्के इसने चलवाए थे। ठीक, इसके बारे में शाहपुर अभिलेख से पता चलता है। शाहपुर अभिलेख, ठीक है, नक्श ए रोस्तम इस्लामिक भाषा में एक जगह कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान, हिंदू कुश श्रेणी में। बाकी इनके बारे में कुछ भी ऐसा खास चीज नहीं है। हाँ? क्या होता है नखे रोस्तम सर? नक्श ए रोस्तम इस्लामिक भाषा में कहा जाता जगह को, शाहपुर। और ये अंतिम महान शासक कह सकते हो। ठीक, ठीक है, मतलब कि इनके बाद डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ। गुप्तों का अपना राज्य क्षेत्र बढ़ना शुरू किया, गुप्त रिवाइव किए और धीरे धीरे इनको डिसइंटीग्रेट करते गए, कमजोर हो गए, है ना, और अंत में समाप्त हो गए। अंतिम शासक, अंतिम महान शासक। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कुषाणों का कंट्रीब्यूशन क्या है ना। अंतिम शासक इनका सर वो था वासुदेव, ये भी शिव भक्त था। वासुदेव था अंतिम शासक इनका। लास्ट शासक वासुदेव जी, और इसने जो इसको है मार डालेंगे। जो सिक्के थे उस पे शिवलिंग को दर्शाया था क्या वासुदेव दिखाया ने। था? शिवलिंग के सिक्के दिखाए थे इसने। हाँ, इन लोगों ने महाराज, राजा, धीराज इत्यादि की उपाधियां धारण किया था। ठीक है, शिव भगवान वासुदेव शंकर जी के सिक्के चलाता था। ठीक है, शंकर जी का अभिभक्त था और उनके शिवलिंग वाले सिक्के चलाता था वासुदेव। ठीक है, और उसने वासुदेव ने उपाधि धारण किया था सावनो साव वासुदेवो कुशानो, मतलब शिव भक्त वासुदेव कुषाण। सावनो सावो वासुदेव कुशानो। कला एवं संस्कृति के भी बहुत बड़े अनुयायी थे, मतलब ये लोग पैट्रोनाइज किया था इन्होंने। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन्हीं के काल में फ्लोरिश हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मथुरा कला विद्यालय एवं गांधार
कला विद्यालय इन्हीं के काल में फ्लोरिश हुई। इनकी कला में ग्रीक प्रभाव देखने को मिलता था, हेलेनिस्टिक ग्रीक इन्फ्लुएंस भी इनकी कलाओं में देखने को मिलता था, एक विशेषता। अब देखते हैं और बातें इनके बारे में। इनके काल में ग्रीक शासक एगिसिलाउस ने पुरुषपुरा में एक महान स्तूप की स्थापना करवाया था। अनुमति लेकर पुरुषपुरा में एक महान स्तूप की स्थापना करवाया था। भारत में टोपी, जूता, हेलमेट, भाला, बल्शी क्या कहते हैं उसे, फेंक के जो मारते हैं इसे दूर, भाला फेंक, बांस, सिंदूर, ये सब पूछा गया है। यही लेकर के आए थे। ठीक है, भारत में ये सब चीजें, बर्मिलियन, बम्बू, ये सब यही लेके आए थे। इनका मलेशिया के कोइंग साम्राज्य के साथ घोड़े के व्यापार का संबंध है। हॉर्स ट्रेड करते थे कोइंग किंगडम, मलेशिया। अगली बात आती है, अच्छा, अशोक ने कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखा था इनके कनिष्क के कार्यकाल में? बुद्ध चरित्र। महात्मा बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र लिखा था। इनके अतिरिक्त भी और कुछ ग्रंथ लिखे थे ना इन्होंने, जो पूछे जाते हैं, वो भी बताइए। सौंदरानंद लिखा था। सौंदरानंद काव्य, वेरी गुड। सौंदरानंद या सौंदरानंद काव्य। बहुत बढ़िया प्ले राइटर थे। महाअलंकार, चंडी स्तोत्र, वज्र सूची, वज्रयान बौद्ध धर्म की शाखा से जुड़ा हुआ है ये। कनिष्क के और वशिष्ठ के सिक्कों पर सूर्य भगवान की इमेज छपी रहती थी, इसको याद रखना। कनिष्क प्रथम और वशिष्ठ सन गॉड। ठीक है, बीमा कैडफिशिस, बीमा कैडफिशिस और कौन था नाम होता है, वासुदेव, इनके सिक्के
और एक था ना, अभी नाम बताया था, कनिष्क द्वितीय। इन 3 लोगों के सिक्के पर भगवान शिव बने रहते थे। ठीक है। इनके काल में जैन धर्म के भी 4 महान विद्यालयों की स्थापना हुई। यानी कि ये बताता है कि और भी धर्मों को दबाया नहीं गया। जैसे जैन स्कूल कोट्टका, वरन, अरायुतिका, वेसावदीय। ठीक। इन स्कूलों का भी प्रचालन हुआ जो जैनिज्म के, जैन धर्म से जुड़े जैन स्कूल, जैन विद्यालय। इसी के साथ में कुषाण साम्राज्य समाप्त होता है। ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है गुप्त साम्राज्य। ठीक। किसी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं अरे तो कट गुप्त शुरू कट करा जाता है। कट का वरना अयोध्या से नाम जरा फिर से बोल दीजिए एक बार। कोट्टक, वर्णा, है ना, हम्म, अरायुधिका, वेसावदीय। ठीक। किसी को कोई चीज पूछनी हो पूछिए, नहीं तो हम लोग गुप्त साम्राज्य शुरू करते हैं। सर एक बार सिक्कों के बारे में सर, कौन कौन से राजा ने सूर्य के, कौन कौन से राजा ने सिक्के के? कनिष्क और वशिष्ठ ने सूर्य वाले सिक्के चलाए थे। हाँ? फिर कनिष्क द्वितीय, वासुदेव, है ना, और क्या नाम बताया था हमने अभी, उन्होंने भीमा कैडफिसेस। शंकर भगवान के सिक्के चलाए थे। भीमा कैडफिसेस। क्या बताया तीसरा नाम? भीमा कैडफिसेस। बीमा कैडफिसिस। अब आते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य पर चलते हैं। कौन था इसका संस्थापक? हालांकि वो संस्थापना किया था श्रीगुप्त। लेकिन स्वतंत्र नहीं था। श्रीगुप्त। हम्म। गुप्तों के बारे में कई अभिलेखों में, जैसे शिवगुप्त का नाम जिक्र किया गया है नासिक प्रशस्ति में। पुरुगुप्त का वर्णन कार्ले के अभिलेख में किया गया है। तो ये बीच बीच में अन्य राजाओं के अभिलेखों में भी इनका जिक्र हुआ है, जिससे पता चलता है कि इसके समकालीन से क्या था। गुप्त डायनेस्टी। श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। (240 से 280 AD). You are the founder of गुप्त डायनेस्टी। और इनके बारे में विवरण इत्सिंग के ग्रंथ में मिलता है। चाइनी यात्री था इत्सिंग। कौन सा किताब लिखा था इन्होंने? ची ली की तू। अजीब नाम है ग्रंथ का, ची ली की तू। इसमें इनके बारे में वर्णन मिलता है।
जो इसने देखे आया तो देखा कि अरे इतने सारे मंदिर, तो उसको पता चला भैया ये सब मंदिरों का निर्माण श्रीगुप्त ने करवाया। ठीक है, तो उसने इसको मेंशन किया कि सम्राट श्रीगुप्त ने बहुत सारे मंदिरों की स्थापना किया था। इनके बाद आते हैं शासक। अच्छा, यही मारे थे उसको, मारे क्या थे, समाप्त करके अपना जैसे जैसे कुषाण का सिस्टम खत्म हुआ वैसे वैसे ये अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। पहले अपने आप को अलग करके शासन किया गवर्नर के तौर पर, लेकिन बाद में फिर स्वतंत्र शासक हो गया। इनके बाद आते हैं घटोत्कच। इनके पुत्र थे, इसे भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा। इनके बारे में कोई बहुत खास बात नहीं पता, बस इतना है कि ये जो है महान चंद्रगुप्त प्रथम के पिता थे। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही चंद्रगुप्त द्वितीय है और समुद्रगुप्त है। अभी आएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। ये रियल फाउंडर माने जाते हैं गुप्त एम्पायर के, क्योंकि ये इनके काल में पूरा कुषाण से कोई मतलब नहीं रह गया था, इंडिपेंडेंट रूल इनका शुरू हो गया था। इसके पहले वाले सब अभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। पहला दूसरा, ये केवल फाउंडर थे, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिल्टर करके पढ़ना और कुछ नहीं आता वहां। अगले है चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच का बेटा था और पहला शासक था जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट होने की घोषणा किया, स्वतंत्र शासक होने की घोषणा किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। भौकाली नाम। इनके पहले के जो शासक थे वो केवल महाराज की उपाधि रखते थे। महाराज, लेकिन ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था, थोड़ा ज्यादा भौकाली। इंडिपेंडेंट, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जब ये बना था तभी इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। इनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से हुआ। कुमार देवी या कुमारा देवी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, और इसके कारण इनका जो लिच्छवी क्या था, कन्फेडरेसी में था, 8 कन्फेडरेसी संघ था। तो इस कारण से ये बहुत स्ट्रांग हो गया इसका शासन तंत्र, क्योंकि प्रोटेक्शन मिल गई है बहुत तगड़ी, सहयोग, कन्फेडरेसी जुड़ना बहुत बड़ी बात। तो लिच्छवी से इसको बहुत सारे पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिले। ठीक है, और इस तरह से इस वैवाहिक संबंध के बाद राज्य विस्तरण में बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, इन्हीं का पुत्र था समुद्रगुप्त। कुमार देवी और चंद्रगुप्त का पुत्र था समुद्रगुप्त, जो आगे आकर के शासक बनेगा बहुत बड़ा बढ़िया। ठीक है, और समुद्रगुप्त
अपनी मम्मी को ज्यादा प्यार करते थे लगता है ना, इसलिए उन्होंने अभिलेखों में अपने आप को चंद्रगुप्त का पुत्र नहीं दिखाया है। मम्मी मम्मी पढ़ती थी ज्यादा, हमको लगता है। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र अपने आप को लिखवाया, मतलब लिच्छवी का पुत्र है ना कि दिखाया है गुप्त पुत्र या चंद्रगुप्त पुत्र, ऐसा कुछ नहीं लिखा। गुप्त दौहित्र 319 से 320 एडी के बीच इन्होंने गद्दी पर बैठे थे, कोरोनेशन हुआ था इनका। और ये पता चलता है मतलब कि एक पटरे पर डॉक्टर फ्लीट ने पाया था, शक एरा 242 लिखा हुआ था कोरोनेशन की डेट पे। तो अगर उसमें जोड़ दें 78 तो आ जाएगा 320 एडी। डॉक्टर फ्लीट ने इसका निर्धारण किया कोरोनेशन पीरियड इनका क्या है। जयदेव प्रथम ने नेपाल एरा, नेपाल कैलेंडर में भी ये बात मेंशन है, नेपाल एरा जयदेव कि में भी यही डेट वर्णित है। ठीक है। और इनका जो पहला वर्ष होता है, पहला साल 26 फरवरी 320 से शुरू होता है और 13 मार्च 321 में समाप्त होता है। यानी कि ये जो कैलेंडर इनका गुप्त एरा है, गुप्त पंचांग है, 26 फरवरी से शुरू होता है और 13 मार्च को साल खत्म होता है। 26 फरवरी 320 को चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे थे, तो वही डेट से वो चलाया जाता है। इसको याद रखें, गुप्त संवत कब से 26 फरवरी, कब खत्म होता है 13 मार्च। कैसे मैनेज करते होंगे ये लोग। रहे कब अगले तक आते रही है? हैं, हाँ? कब तक रहे शासन में सर ये? 335 एडी तक जिंदा रहे, मतलब शासक बने रहे, फिर मर जाते हैं। जी। तो उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं, मतलब 15 साल बहुत होता है शासन करना। समुद्रगुप्त, जिनके बारे में हम पहले ही बता चुके, कुमार देवी है ना, और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र। 335 से 380 एडी, काफी लंबा कार्यकाल रहा इनका। समुद्रगुप्त इन्होंने राज्य को बहुत आगे तक बढ़ाया, कई सारे, इनको 100 युद्धों का हीरो नायक भी कहा गया है, हीरो ऑफ 100 बैटल्स है ना। किसने कहा है, कहाँ पर लिखा है? किसने कहा ये बात? प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, और इनके जो राज्य कवि थे हरिशेन, उन्होंने लिखा। हाँ, बहुत बड़ा चाटुकार था वो, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है। लिखा है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने दौड़ा दौड़ा के मारा है, मतलब 7 नदियों के पार तक दौड़ा दौड़ा के मारा। ठीक है,
पाया होगा खूब असरफी असरफी, है ना, बदले में। इनको भारतीय नेपोलियन कहा जाता था, इंडियन नेपोलियन। यही पूछा गुप्त वंश कौन शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था? समुद्रगुप्त को, क्योंकि ये तोप का प्रयोग करता था, युद्ध में ये तोप का प्रयोग करता था, जैसे अलेक्जेंडर ने किया था। अच्छा, नेपोलियन मेडुअल एरिया में, मेडुअल मध्यकाल में, ये तो एंशियंट पीरियड के नेपोलियन हो गए। मेडुअल पीरियड में कौन थे नेपोलियन? टीपू सुल्तान। हाँ, टीपू सुल्तान, तो इंडियन नेपोलियन कहा जाता था। इसी चक्कर में पीछे गए थे वो वहां पर नेपोलियन ने बवाल मचाया था, तो इनको इंडियन नेपोलियन कहते थे। तो आया जैसे बेलेजरी कहा, इनको उठा के पहले मारो उसको, है ना, नेपोलियन है। हाँ, सही कहा अक्षय कुमार ने। विल्सन स्मिथ ने इन्हें कहा था इंडियन नेपोलियन, विल्सन स्मिथ, बहुत बढ़िया। इनका महामंत्री और दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने जो अशोक की महारानी थी एक अभिलेख लगवाई थी, इलाहाबाद स्तंभाभिलेख। उसी पर 8 स्टैंजा वाला एक पटरा चिपका दिया इसने, जिसे कहा गया प्रयाग प्रशस्ति। यानी कि वो अशोकन पिलर था, महारानी का अभिलेख था, जिसमें तिवारा के बारे में बताई थी। और उसी स्तंभ में नीचे 8 स्टैंजा का पटरा चिपका दिया, जिसमें इनके बारे में नाम, मतलब नाम हो गया राजा का, खर्चा भी नहीं हुआ। तो बढ़िया है। हमको लगता है जो पैसा मिला होगा खंभा वंभा लगवाने, खा गया होगा ये हरिसेन। सदरा ये लाइन फिर से अशोक खंभे कितना खड़ा है। प्रयाग प्रशस्ति 8 स्टैंजा का था, है, जिसमें इनके बारे में खूब वर्णन किया गया है, चापलूसी की गई है प्रयाग प्रशस्ति में। तो पूछा गया है पेपर में कई बार कि प्रयाग प्रशस्ति किसने और किसके लिए लगवाई? समुद्रगुप्त के लिए हरिसेन ने। कहाँ? इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज में जो महारानी का अभिलेख था अशोक की महारानी करुआकी, जिसमें तिवारा के जन्म के उत्सव पर लिखा, तो उसी वाले खंभे में नीचे एक पटरा चिपका दिया, जिसमें लिखा हुआ था इनके बारे में। इसमें बड़ा हाके हैं खौफा कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। ठीक है, सभी अत्तु के राज्यों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और ये 100 युद्धों का नायक था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, ये भी लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पता चलता है इसने अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग के बाद ये पहला आदमी था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, ऐसा भी लिखा गया, क्योंकि ऐसा उसने सही दिए नहीं। और हरिसेन ने इसको एक और उपाधि दिया था, कविराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए इमेज भी है, कविराज कि ये बहुत बड़ा कवि भी था। और बीड़ा बजाते हुए सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए, और ये दिखाता है कि कितना बड़ा कला का संरक्षक, मतलब कि कवित्व कला का संरक्षक था। और इसने खुद एक, ये तो हरिसेन ने दिया है इसे, हरिसेन ने इनको
लेकिन इसने खुद भी एक उपाधि लिया, विक्रमांक। विक्रमांक की उपाधि इसने लिया था। इसके शासन काल में श्रीलंका का शासक था मेघवर्ण। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका का शासक था मेघवर्ण, जिसने इनसे रिक्वेस्ट मांगी, अपने दूत भेजे थे, गिफ्ट विफ्ट सोना असरफी वगैरह सब भिजवाया था, और कहा कि हम बौद्ध हैं और हम कुछ करना चाहते हैं बौद्ध धर्म के बढ़ावे देने के लिए, है ना, और अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं बोध गया में एक बहुत बड़े मठ की स्थापना करना चाहता हूँ। उसका यहाँ पर उद्देश्य था जासूसी के लिए अपने लोगों को यहाँ रख देगा, मोंग को, और इनको ये परमिशन दे दिया। तो बोध वृक्ष के निकट बोध गया में एक विशाल मोनेस्ट्री की स्थापना राजा मेघवर्ण श्रीलंका के समुद्रगुप्त से परमिशन लेकर के लगवाया। ये पेपर में पूछा गया है। 3 मंजिला बिल्डिंग थी ये, जिसमें 6 बड़े बड़े हॉल थे। और यहाँ पर ह्वेन सांग आगे यात्रा करेंगे हर्षवर्धन के समय में, तो वो इसके बारे में बहुत लिखे कि क्राउडेड था, यहाँ भीड़ थी, सब पूरा कब्जा किए पड़े थे, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। और क्या था इनके बारे में, और कुछ तो ऐसा इनके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है। अच्छा, इस रुद्रदामन के डिसेंडेंट थे रुद्रसेन। ठीक है। उसके साथ समुद्रगुप्त ने मित्रवत संबंध बना लिए थे और इस तरह से एम्बेसी की स्थापना भी किया था। यानी कि रुद्रसेन, जो कि रुद्रदामन का पुत्र था, पश्चिमी क्षेत्र में शकों का शासन करता था, उसके साथ इसने संधि कर लिया था, बाकी के लोगों के साथ नहीं। इसीलिए इसने पश्चिम में कोई विजय नहीं किया। पश्चिम की तरफ विजय अभियान न करने का मुख्य कारण शकों के साथ संधि थी। और यहीं पर खत्म हो जाते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है। और आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और उसके बाद कल हम इसको खत्म कर डालेंगे, फिर हर्षवर्धन की तरफ रुझान करेंगे। ठीक है। ज्यादा दिन की एंशिएंट बची नहीं है, मतलब कि 1 हफ्ता मुश्किल से खत्म, फिर मिडवल। तो किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर ये जो विक्रमांका की उपाधि है, इसका क्या था सर? विक्रमांक की उपाधि इसने स्वयं लिया था, डेट नहीं पता है इसकी, डेट पूछी भी नहीं जाती, इतना इसने डीप स्वयं लिया पूछा था ही नहीं सर जाता। ना? इसने खुद ही अपने आप को दे इसने दिया। स्वयं लिया था ना सर? एक सर वो नेपाल का आपने जो विवरण दिया था चंद्रगुप्त फर्स्ट का, वो क्या था? वो थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब कौन सी जगह थी वो? नेपाल एरा, जयदेव प्रथम। ठीक है। नेपाल एरा जयदेव प्रथम 320 एडी। उनके हिसाब से भी इसका शासनकाल 320, मतलब गद्दी पर बैठा 320 एडी। सोर्सेस की कहां से कंफर्म होता है कि इसका कोरोनेशन पीरियड क्या है, उसके लिए बोधिवत्स के पास कुछ जगह बताई थी जहाँ पे मठ बनवाया है इन्हें, या ऐसे ही कहीं पास में बनवा दिया? पेड़ के बगल, अच्छा, पेड़ के पास। बोधि वृक्ष के बगल।
उसका नाम भी था कोई मटका, ऐसे ही बनवा दिया सांग मतलब? ने इसके बारे में थोड़ा ऐसे मठ। अच्छा ठीक। मठ का मतलब होता है बड़ा सा घर जहाँ पर लोग जो गया में आ रहे हैं दर्शन वर्शन करने, वहाँ रुके, खाए पिए, मौज करें, हम्म, ध्यान पूजा करें। मौज क्या करें? ध्यान पूजा करें। मौज करने की नहीं है, वहाँ हनीमून मनाने गए हैं। और सर अंग्रेज कौन सा था सर जिसने इनकी वो डेट निकाली थी जो सर? विल्सन स्मिथ। विल्सन स्मिथ, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी, विल्सन स्मिथ नहीं, डॉक्टर फ्लीट। विल्सन स्मिथ ने तो समुद्रगुप्त को कहा था नेपोलियन ऑफ इंडिया। डॉक्टर फ्लीट ने निकाला था। और कुछ? नहीं सर। चलिए, सभा समाप्त किया जाता है। आप लोगों का दिन शुभ हो, है ना? गुड डे सर। शुभ दिन सर। गुड डे सर।